Hello friends, welcome back to the channel, and this is our third part on literary terms. And first word is axiom. Axiom is a self-evident proposition that needs no proof. यानी कि ये एक स्वयं सिद्ध वक्तव्य होता है जिसके लिए किसी और प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। मतलब ये बात अपने आप में खुद से ही सेल्फ एविडेंट होती है, हमें इसको प्रूव करने के लिए कोई भी अदर एविडेंस की जरूरत नहीं होती है। बैलेड पोएम का ही एक पार्ट है, पोएम के ही एक हिस्सा होता है जिसमें एक स्टोरी होती है, सिंपल सी स्टोरी होगी जिसको जो पोइट है वो गाकर अपने एक्सप्रेस करेगा फीलिंग्स को। साथ ही इसका जो यूज होता था वो स्पेशली करते थे बार्ड्स, यानी कि जो राजा के दरबारी कवि होते थे या फिर जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करके अपनी जीविका चलाते थे, वो लोग इसका यूज करते थे। जैसे आपने सुना होगा इंडिया में आला उदल, तो ये सब फोक सॉन्ग्स होते हैं और हर जगह के अलग अलग होंगे, हर हिस्से के हर एरिया के अपने एक फोक सॉन्ग होते हैं। तो ये उसी तरह का एक फोक सॉन्ग होता था जो कि बेस्ड होता था पैट्रियोटिक थीम पर या फिर रोमांटिक थीम पर, और इसको गाकर लोगों का मनोरंजन करना इसका मेन उद्देश्य होता था। अगर आप इंग्लिश में बात करें तो कोलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर एंड किड्स की ला बैले डेम्पसन्स मर्सी, ये बहुत ही फेमस इनकी दो लोगों की बैलेड है। तो अगर आपको इतना याद रखना है कि इसमें स्टोरी होती है जो कि छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, इसका थीम पैट्रियोटिक होता है या फिर रोमांटिक होता है, फोक ट्रेडिशन इसमें इंक्लूड होता है। इसका यूज मोस्टली बार्ड या फिर बॉन्डिंग सिंगर्स किया करते थे। ये एक नैरेटिव सॉन्ग होता है, यानी कि कोई स्टोरी बताता हुआ होगा रिकरेंट रिफ्रेम में, यानी इसमें कोई ऐसी लाइन होगी जो बार बार रिपीटेड होती रहेगी। इसमें 4 लाइन स्टैंजास होते हैं, क्वाट्रेन जिसे कहते हैं, हैविंग अल्टरनेटिंग 4 स्ट्रेस। इसमें 4 स्ट्रेस एंड 3 स्ट्रेस लाइन्स होंगी, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलता है कोलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर और किड्स की ला बैले डेम्पसन्स मर्सी में। नेक्स्ट वर्ड है बाथोस। बाथोस क्या होता है? A change from a serious subject to a disappointing one, or from sublime to ridiculous in writing or speech, is known as bathos। यानी कि जब आप एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो किसी, और अचानक से आपने एक ऐसा दिमाग खराब कर देने वाला बात कह दिया, डिसअपॉइंट कर देने वाला, जिसको सुनकर पढ़कर मतलब गुस्सा आ जाए, उस टाइप की जो राइटिंग होती है उसे कहते हैं बाथोस। यानी कि जब अर्श से फर्श पर धड़ाम से गिर गए, उसको कहा जाएगा। ये यूज किया था जैसे पोप ने अपने ऐसे पेरी बाथोस और द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री में। रेप ऑफ द लॉक के लाइंस हैं, नो लाउडर श्रिंक्स pitying heaven are cast when husbands or when lap dogs breathe their last। अब देखिए उन्होंने हस्बैंड और लैप डॉग्स की तुलना कर दी। अब इंसान या पति में और एक पालतू कुत्ते में कोई अंतर नहीं रह गया। तो इस तरह की जो राइटिंग होती थी उसे कहते हैं बाथोस। वॉर्जियस ड्रामा, ये क्या होता है? ये एक रियलिस्टिक ड्रामा होता है जो कि प्रेजेंट करता है मिडिल क्लास लाइफ की जो उम्मीदें होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो अपने जीवन से क्या चाहते हैं, इसको ये रिफ्लेक्ट करती है, इसको दिखाती हैं। तो ये वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ एक ड्रामा होता है जो कि मिडिल क्लास लाइफ को दर्शाता है, उसे कहते हैं वॉर्जियस ड्रामा। What is burlesque? It is a theatrical entertainment of broad and earthy humor. It consists of comic skits and short turns and sometimes striptease। तो होता क्या था, ये theatrical entertainment होता था, यानी जो प्लेज परफॉर्म किए जाते थे उसमें एक बहुत ही अश्लील तरीके से इसका यूज होता था। मतलब होता है ना, अश्लीलता के साथ ह्यूमर क्रिएट करना या फिर व्यंग्यात्मक ह्यूमर क्रिएट करना, कॉमेडी करना, या फिर उल्टे पुल्टे जोक्स मारना। तो इंटरटेन इसका मेन उद्देश्य होता था कि जो ऑडियंस है वो इंटरटेन हो। तो ये एक थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट डिवाइस थी जिसका यूज किया जाता था प्ले में, ताकि
लोगों का मनोरंजन हो सके। नेक्स्ट वर्ड इज द वर्ड cacophony represents loud, confusing, disagreeable sounds और ugly sounds। यानी कि जब कोई ऐसी बात कही जाती है जो बहुत ही हार्श होती है, रूड होती है, अगली लगती है, बुरी लगती है, तो उसे कहते हैं कैकोफोनी। इसका ऑपोजिट वर्ड है यूफोनी, UPHONY। यूफोनी का मतलब होता है स्वीट साउंड, सिंपल साउंड, जो कानों को प्यारा लगे, वो होता है यूफोनी। और जो कैकोफोनी होता है वो बहुत ही हार्श और लाउड जो साउंड होता है, जो जैसे कहते हैं ना, जब आप किसी से डिसएग्री करते हो तो जो हार्शनेस, रूडनेस आपकी लैंग्वेज में आती है, उसे कैकोफोनी कहते हैं। और जब आप कोई प्लीजेंट वर्ड बोलते हैं, बहुत प्यार से किसी से बोलते हैं, उसे यूफोनी कहा जाता है। इन अ सिंपल लैंग्वेज, कैडेंस इज अ रिदमिक पैटर्न। यानी हमारी जो प्रोज या पोइट्री है, उसमें जो रिदम है वो कैसी है, मतलब जो हम सिलेबल्स यूज कर रहे हैं वो स्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड है, तो उनका जो पैटर्न है, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, या फिर अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, जो भी इसका हम यूज कर रहे हैं प्रोज या पोइट्री लिखते हुए, उसका जो रिदमिक पैटर्न होगा पूरा, वो ही कहलाता है कैडेंस। नेक्स्ट वर्ड इज एपिलॉग। जो होता है वो होता है एक शॉर्ट मोरल स्टोरी होती है उसमें, जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, जिसे हम नीति कथा या जातक कथा भी कह सकते हैं। एक फेबल की तरह होती है, जिसमें जानवरों के थ्रू कोई मोरल देने की कोशिश की जाती है। शॉर्ट स्टोरीज होती है, मोस्टली फॉर चिल्ड्रन हम यूज करते हैं। कोई भी अच्छी बात हमें बच्चों को बतानी है तो हम क्या करते हैं, एनिमल्स की स्टोरी सुनाकर उनको, जैसे यूनिटी की है तो हम यूनिटी से रिलेटेड कोई बताते हैं उनको स्टोरी, इसी को कहा जाता है अपलॉग। Accidental is a figure of speech in which conjunctions are omitted is known as accidental। जैसे देखिए नीचे की जो लाइन है, I came, I saw, I conquered, तो इसमें हमने जो इसके जैसे that, I came there, है ना, हो सकता था I saw him, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हटा लिया। आई केम देयर, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, इसमें हमने कुछ वर्ड्स हटा लिए हैं, कंजंक्शंस हट गए हैं, उसको ही कहा जाता है एक्सीडेंटल। नेक्स्ट वर्ड है, आपने कभी किसी को धोती कुर्ता पहने और पगड़ी बांधे, साफा बांधे, ऐसे एक गठरी लगा टांगे अपनी पीठ पर, ऐसे देखा होगा, तो उसको देखकर आपको क्या मतलब फीलिंग आती है, क्या सोचते हैं उसके बारे में? ये ना कि ये ठेठ देसी है, इसी वर्ड को, मतलब इसी ठेठ वर्ड को आर्क टाइप कहा जाता है। मतलब विशुद्ध रूप से जब हम किसी को देखते ही एक अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि ये तो ऐसा ही है। हो सकता है वो जिसने धोती कुर्ता पहन रखा हो, टीका लगा रखा हो, साफा बांध रखा हो, गठरी ले रखा हो, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हो, लेकिन हम उसको देख कर क्या अज्यूम करेंगे कि वो एक देहाती टाइप का इंसान है जो गठरी उठरी लाद के जा रहा है। लेकिन हो सकता है उसे बहुत अच्छी इंग्लिश आती हो, जब वो बोलेगा तो हम मतलब बहुत चक्के रह जाएंगे। तो जो विशुद्ध रूप से, ठेठ रूप से, आदर्श रूप से जब हम किसी को देखकर एक जो परसेप्शन बनाते हैं, जब ये राइटिंग में आता है, जैसे अब विलेन हमें पता है कैसा होता है, वो हमेशा हीरो को परेशान करने वाला होता है। ऐसे हीरो क्या होता है, वो हमेशा आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी जो आदर्श रूप होता है लोगों का, या राइटिंग में, पोइट्री में परसेप्शन होता है कि वो कैसे होंगे, इसी को कहा जाता है आर्केटाइप। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? एन ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर हिमसेल्फ। He presents his own life and achievements. It never comes to the stage of completion. It comes to an end before the death of the author. Dr. Johnson prefers autobiography to biography. Longfellow considers autobiography as the result of first-hand experience, while biography is the result of second-hand knowledge. तो जो ऑटोबायोग्राफी होती है, बायोग्राफी क्या होती है?
ये होती है जीवन, मतलब जीवन का सार कह सकते हैं आप इसे। किसी इंसान की जीवन की सारी चीजें जब कहीं समाहित कर दी जाती हैं तो उसे कहते हैं बायोग्राफी, जो उस इंसान से रिलेटेड सारी चीजें एक जगह पर रख दी जाती हैं। और यही ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी होती है जब राइटर खुद अपने बारे में लिखता है, अपने जीवन की हर एक घटना के बारे में सब कुछ वो खुद लिखता है अपने बारे में, वो होती है ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी होती है कि जब कोई दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। Autobiography is written by himself and the biography is written by another person. This is the most important difference in it. और जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होती है, मतलब जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो हम खुद लिख रहे हैं। जबकि जो बायोग्राफी होती है वो होती है किसी दूसरे के ज्ञान के आधार पर। ऑटोबायोग्राफी एक्सपीरियंस होती है लेकिन बायोग्राफी नॉलेज होती है। जैसे अब हम शेक्सपियर के बारे में लिख रहे हैं तो हम शेक्सपियर को नहीं जानते हैं, लेकिन जितनी हमें नॉलेज है उसके हिसाब से हम उनके बारे में लिख दे रहे हैं। लेकिन जो शेक्सपियर ने खुद के बारे में लिखा है वो हम कैसे जान सकते हैं? उनकी ऑटोबायोग्राफी से। हालांकि उन्होंने कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी अगर शेक्सपियर ने अपने बारे में कुछ खुद से लिखा होता तो वो होता ऑटोबायोग्राफी। और जब हम उनकी स्टोरी लिख रहे हैं, उनकी जीवनी लिख रहे हैं, वो है और सॉरी बायोग्राफी कहते हैं उसे, जिसे कहा जाता है ज्ञान। हमें उनके बारे में जितना ज्ञान है हम उतना ही लिख सकते हैं। लेकिन जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है राइटर का खुद का। नेक्स्ट वर्ड इज अवांट-गार्ड। अवांट-गार्ड क्या होता है? Avant-garde covers artists or writers whose ideas are ahead of their time or a new writing which shows innovation in style and matter. जब कोई राइटर एक नए आइडिया के साथ, एक नए थॉट के साथ नई राइटिंग करता है उसे कहते हैं अवांट-गार्ड। जब एक इनोवेशन की जाती है स्टाइल में, मैटर में, मतलब एक नया विषय मान लीजिए उसने चूज कर लिया है। जैसे हीरो हीरोइन के बारे में सब लिख रहे हैं, लेकिन आप आजकल देखते होंगे जो नेटफ्लिक्स वगैरह की मूवीज होती हैं वो एक ट्रेंड जो चलता आ रहा है मूवीज का, बॉलीवुड मूवीज का, उससे अलग होती हैं। तो जो सीरीज होती है वो लोगों को बहुत पसंद आती है। क्यों? क्योंकि वो चीजें लीक से हटकर है, जो हम आम नहीं देखते हैं वो उनके बारे में बात करती हुई हैं। तो इसी जो डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग होती है किसी राइटर की, एक नई सोच, एक नए विचार, नए आइडियाज के साथ, उसे ही कहा जाता है अवांत-गार्ड। एपिथेट। एपिथेट क्या होता है? Epithet is an adjective or phrase which expresses a quality or attribute. ये एक डिस्क्रिप्टिव टर्म होती है जिसका यूज किया जाता है जब कोई उपमा देनी हो, या आप कह सकते हैं विशेषण देना हो, विशेषता बतानी हो। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को जब किसी के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है एपिथेट। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो इसमें जो द ग्रेट है उसकी महानता बताता है। ठीक है। ऐसे ही जब आप बात करते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो खाली वॉल ऑफ चाइना आप नहीं बोलते, द ग्रेट वॉल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो द ग्रेट होता है उसके साथ विशेषता, विशेषण, उसमें एक उपमा जोड़ देता है, उसकी खासियत और इनहेंस कर देता है। इसी को कहा जाता है एपिथेट। जैसे माना आप जानते हैं डॉग एक वफादार जानवर होता है, तो हम कहते हैं ही इज एज लॉयल एज अ डॉग। तो हम लॉयल्टी को किसके साथ जोड़ दे रहे हैं? डॉग के साथ। और हमें पता है डॉग बहुत ही वफादार होता है, तो इसी तरह वो इंसान भी वफादार है। इसी को कहा जाता है। एस्से वर्ड जो है वो फ्रेंच वर्ड एसाई से लिया गया है। एसाई का मीन्स होता है अटेम्प्ट करना। तो एस्से को डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, एस्से इज अ लूज टैली ऑफ द माइंड एंड इरेगुलर अनडाइजेस्टेड पीस, नॉट अ रेगुलर एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस। ये कोई रेगुलर और ऑर्डर के हिसाब से सेट नहीं होता है। ये एक इरेगुलर अनडाइजेस्टेड, मतलब बेतरतीब तरीके से जो हिस्से होते हैं आपके दिमाग के, विचारों के, उन्हीं पीसेस को जोड़कर ये बन जाता है। लेकिन ये तितर बितर होते हैं, इनकी शैली, इनका जो राइटिंग होता है वो लूज होता है।
और फ्रांसिस बेकन जो कि द फादर ऑफ एस्से भी माने जाते हैं, उनका कहना था कि जो एस्से होते हैं वो डिस्पर्स मेडिटेशन होते हैं। यानी जैसे आप जब आपके दिमाग में विचार आते हैं तो एक विचार आपको अभी यहाँ, फिर थोड़ी देर बाद कहीं और, फिर थोड़ी देर बाद कहीं और किसी जगह ले जाता है। यानी आप एक हिस्से में बंध कर नहीं रहते, आप किसी एक स्टोरी पर, आप एक किसी स्पेशल पॉइंट पर ही फोकस्ड नहीं रहते हैं। तितर बितर हिस्सों को ही जोड़ने को फ्रांसिस बेकन ने कहा था एसे। और वर्ड जो एसआई है उसका मतलब होता है अटेम्प्ट करना। So today's class is over and we will meet again with a new class. Thank you very much.